Recording in progress. So for today we are starting with a new topic, taking a little break from reading comprehension and starting something very important in verbal logic, that is parajumbles, or as we call it, sentence rearrangement. Now, parajumbles एक सिंगल पार्ट है वर्बल लॉजिक का, वर्बल रीजनिंग का। एज यू नो, अपन रीजनिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज वर्बल रीजनिंग, द अदर इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या है? जहां पे आपका मैथमेटिक्स का रोल होता है, नंबर्स का रोल है, एंड यू हैव योर क्वांट का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल पजल्स हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स हैं, क्यूब्स एंड डाइसेस वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये सब नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है। वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पे लॉजिकल रीजनिंग के साथ वर्बल के स्किल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जहां पे कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज का भी रोल है, प्लस लॉजिकल रीजनिंग भी अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, सो दैट डोमेन इज कॉल्ड एज वर्बल रीजनिंग। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, पैराजम्बल्स, ऑड वन आउट, लॉजिकल कंटिन्यूएशन, पैरा समरी क्वेश्चंस, इन सबको अपन वर्बल लॉजिक में कंसिडर करते हैं या वर्बल रीजनिंग में कंसिडर करते हैं। एंड अगर मैं कैट की बात करूं तो 24 में से 16 क्वेश्चंस तो आरसी के आते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। फोर पैसेजेस आते हैं विद अ टोटल ऑफ 16 क्वेश्चंस। जो रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस हैं, दे आर फ्रॉम दिस डोमेन ऑफ वर्बल रीजनिंग। तो कैट में डायरेक्टली वोकैबलरी नहीं आती है, ग्रामर भी नहीं आती है। ये जो 8 क्वेश्चंस हैं, ये आपके वर्बल रीजनिंग या वर्बल लॉजिक में से आते हैं। उसमें पैराजम्बल्स हो गया, पैरा समरी हो गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को ही ऑड वन आउट भी कहा जाता है। एंड एक और टाइप होता है जिसको पैरा कंटिन्यूएशन कहते हैं, लॉजिकल कंटिन्यूएशन। दैट इज द फोर्थ कैटेगरी। नाउ coming on to the topic that we have for today, that is parajumbles. स्टूडेंट्स का वर्बल के रिस्पेक्ट में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स होता था ये। इसमें इतना रीड नहीं करना पड़ता है, लाइक अ लॉन्ग पैसेज आपको उतना कॉम्प्रिहेंड नहीं करना पड़ता। प्लस काफी हद तक लॉजिक का भी एप्लीकेशन रहता है, ग्रामर का भी एप्लीकेशन रहता है। आप कैसे सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हो एक दूसरे से। कैट में थोड़ा सा एक पैटर्न शिफ्ट हुआ 2015 के बाद से। इन क्वेश्चंस में ऑप्शंस आना बंद हो गया। सो उसके पहले तक पैराजम्बल्स में, कैट में भी हमेशा आपको ऑप्शंस मिलते थे। तो ऑप्शंस की वजह से वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। काफी कुछ आपको जो हिंट्स होते हैं वो ऑप्शंस के थ्रू मिल जाते हैं। सो दैट इज वाई पैराजम्बल्स यूज टू बी समथिंग जो स्टूडेंट्स को बहुत पसंद था अटेम्प्ट करना। नाउ लास्ट 7 to 8 years में कैट ने क्या किया, ऑप्शंस देना बंद कर दिया इस क्वेश्चन में। तो अभी आपके पास नीचे कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं पैराजम्बल्स के। पूरा पैराग्राफ का ऑर्डर आपको ही डिसाइड करना होता है। सो नेचुरली थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग हुआ है कंपेयर टू द अर्लियर पैटर्न। बट द गुड पार्ट इज, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो ऑप्शन नहीं है, दैट इज द चैलेंजिंग पार्ट। बट उसके साथ उन्होंने कोई आपको बेनिफिट भी दिया है। बेनिफिट ये है, आरसी वाले क्वेश्चंस में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। सो अगर आपको +3 मिलेगा फॉर अ राइट आंसर, यहाँ पे -1 हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग के लिए। बट पैराजम्बल्स के साथ क्या होगा, देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका आंसर गलत भी है तो आपके कोई माइनस मार्क्स नहीं होंगे। एंड सेम अप्लाइज टू योर समरी क्वेश्चंस ऑल्सो, ऑड वन आउट क्वेश्चंस ऑल्सो। तो जितने भी वर्बल लॉजिक वाले क्वेश्चंस है, वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। दैट इज द गुड पार्ट अबाउट इट। बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर आप सी मैट देने वाले हो, एन मैट का प्लान कर रहे हो, स्नैप है, जैट है, सब में पैराजम्बल्स हमेशा आते हैं। मतलब ऐसा कोई भी
एंट्रेंस एग्जाम नहीं है हमारा जिसमें पैराजंबल्स नहीं आते हो, एंड उन सब में ऑप्शंस के साथ आएंगे। तो वहां पे पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया है, यू विल हैव ऑप्शंस फॉर पैराजंबल्स। क्वेश्चन टाइप का मतलब क्या है? व्हेन आई से पैरा एंड जंबल, आपको एक पैराग्राफ के सेंटेंसेस गिवन रहते हैं जिनका ऑर्डर रैंडम रहता है, जंबल्ड ऑर्डर रहता है या रैंडम ऑर्डर रहता है। आपको उसको वापस से लॉजिकल ऑर्डर में लेके आना होता है ताकि वो एक प्रॉपर कोहेरेंट पैराग्राफ बन जाए, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पैराग्राफ बन जाए। तो आपको उसको वापस से सही लॉजिकल ऑर्डर में लेके आना होता है। सो इसमें मैं स्टूडेंट का रीडिंग स्किल्स भी टेस्ट कर रही हूँ, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इसका अंडरस्टैंडिंग भी टेस्ट हो रहा है, एंड लॉजिकल स्किल्स का भी टेस्ट हो जाता है। कैट में आप इजीली 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो पैराजंबल्स के, जैट में 2 to 4 क्वेश्चंस, स्नैप में 2 to 5 क्वेश्चंस, एंड एनमैट में समवेयर अराउंड 4 क्वेश्चंस ऑफ पैराजंबल्स। इसका एडवांटेज क्या है कि ये एक सिंगल टॉपिक है, बट आपको इसके 3 to 4 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में मिल जाते हैं। नाउ क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शंस लाइक, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। रीअरेंज द गिवन सेंटेंसेस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। कैट में ऑप्शन नहीं रहेगा, बाकी में ऑब्वियसली वो बोलेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ डिपेंड करता है, कैट में जनरली 4 सेंटेंसेस वाले पैराजंबल्स आते हैं, कभी कभार 5 सेंटेंस वाले भी आ सकते हैं। 4 to 5 इज द जनरल टाइप। कुछ एग्जाम्स में 6 सेंटेंस वाले पैराजंबल्स भी आए हैं एट लाइक ऑन सर्टेन ओकेजन्स। देन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको फर्स्ट सेंटेंस ऑलरेडी गिवन होता है, मतलब पैरा स्टार्ट किससे होगा, वो जो इंट्रोडक्शन होता है वो ऑलरेडी उन्होंने फिक्स कर दिया होता है, एक ऐसा टाइप भी होगा। देन एक और टाइप होता है जहां पे फर्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन होते हैं। तो पैरा स्टार्ट किस पे होगा एंड पैरा कंक्लूड किस पे होगा वो पहले से फिक्स कर दिया जाता है। आपको मिडिल ऑर्डर बनाना होता है पूरा। एंड ऑब्वियसली वी हैव पैराजंबल्स विद ऑप्शंस एंड विदाउट ऑप्शंस। अभी तक सो फार कैट इज द ओनली एग्जाम जिसने पैराजंबल्स विदाउट ऑप्शंस का टाइप रखा है, बाकी सारे एग्जाम्स में ऑप्शंस के साथ ही आते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट शुड रिमेन। एंड इसमें आई डोंट थिंक कोई चेंज होगा। कैट विल नॉट ऐड ऑप्शंस एंड बाकी एग्जाम्स में आपको ऑप्शंस के साथ ही मिलेंगे। नाउ पहले हम अभी ऑप्शंस के साथ जो पैराजंबल्स होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। हम कुछ क्वेश्चंस भी ऑप्शंस के साथ सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली ऑप्शंस के साथ सॉल्व करना इज ऑन द इजियर साइड, तो पहले उसी की बात कर रहे हैं। इसलिए देखो स्टेप 1 क्या बोल रहा है, क्विकली स्कैन ऑल ऑप्शंस एंड लुक फॉर द पॉसिबिलिटीज ऑफ ओपनिंग और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, एक बार सारे ऑप्शंस को पहले स्कैन कर लो। कई बार हमें ऑप्शंस के थ्रू हमारा स्टार्टिंग या एंडिंग स्टेटमेंट मिल जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 में से 3 ऑप्शन एक ही स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रहे हो या फिर एक ही स्टेटमेंट पे एंड हो रहे हो। तो पहले आप उसी स्टेटमेंट को चेक करके देखो कि क्या ये प्रोबेबल ओपनिंग बन सकता है या प्रोबेबल एंडिंग बन सकता है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर 4 में से 3 स्टेटमेंट उसी से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 ऑप्शन उसी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो शायद उसका चांस ज्यादा है कि वो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगा। तो आप पहले उसी स्टेटमेंट को चेक करके देखो कि आपके हिसाब से ये स्टार्टिंग हो सकता है पैराग्राफ का, क्या ये कोई टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है क्या। सो सेकेंड स्टेप वही बोल रहा है कि आप ये पॉसिबल ओपनिंग या फिर कंक्लूडिंग सेंटेंसेस को रीड करके देखो। नाउ हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑप्शंस के थ्रू स्टार्टिंग या एंडिंग मिल जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि 2 ऑप्शंस किसी एक स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी 2 किसी और से स्टार्ट होंगे।
एंड आप दोनों में डिसाइड ना कर पाओ कि किससे स्टार्टिंग होना चाहिए या किस पे एंडिंग होना चाहिए, वो भी कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो बहुत बार ऐसा सिनेरियो आएगा जहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट या लास्ट स्टेटमेंट दोनों ही समझना मुश्किल होगा कि पैरा किससे शुरू होना चाहिए और किस पे कंक्लूड होना चाहिए। उस केस में भी आपको गिव अप नहीं करना है, ट्राई टू मेक अ लिंक बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। लिंक का मतलब क्या है कि आप सेंटेंसेस के पेयर बनाना स्टार्ट करो, मैंडेटरी पेयर्स बनाना शुरू करो। मैंडेटरी पेयर का मतलब क्या है कि मुझे पता है कि स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी एक साथ जाएंगे, तो ए और सी का पेयर बनेगा। अब ये कहाँ प्लेस होगा वो मुझे नहीं पता, बट आई नो कि ये तो हमेशा साथ में जाएंगे। जैसे कि मान लो एक स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है ऑन वन हैंड के साथ। ऑन वन हैंड इंडिया इज ग्रोइंग इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। अब आई नो कि इसके बाद जो स्टेटमेंट आएगा वो ऑन द अदर हैंड से ही शुरू होना चाहिए। ऑन वन हैंड का नेचुरल पेयर क्या होता है? ऑन द अदर हैंड। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमेशा साथ में ही जाएंगे। तो इस तरह से ग्रामर भी आपकी हेल्प करेगा। और भी अपन कुछ हिंट्स की बात करेंगे आगे। तो अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग नहीं समझ में आ रहा, एंडिंग भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप बाकी स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने का ट्राई करो, उनके पेयर्स बनाना स्टार्ट करो, और फिर आप ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हो। इफ यू नो कि ए और सी का पेयर है, तो आप ऑप्शंस में देखो कि कहाँ कहाँ पे ए और सी का पेयर गिवन है। जहां पे नहीं है उसको क्विकली एलिमिनेट कर दो। तो ऑप्शंस के साथ ऑब्वियसली इट बिकम्स स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द सॉल्विंग पार्ट, ऑल्सो टाइम भी कम लगता है। एंड जहां पे ऑप्शंस नहीं होते हैं, अगर हम वो वाले क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करेंगे, प्लस इफ यू सॉल्व अ डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस एट होम ऑल्सो, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा पैराजम्बल्स का। मतलब जो कैट वाले पैराजम्बल्स सॉल्व कर सकता है बिना ऑप्शंस के, सीक्वेंस बना सकता है, उसके लिए ऑप्शंस वाले तो बहुत सिंपल हो जाएंगे। क्योंकि वहां पे आप पूरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से करोगे, कोई ऑप्शंस आपके हेल्प नहीं होंगे। तो अगर वहां पे आपने 70-80% एक्यूरेसी बना लिया, तो ऑप्शंस वाले तो आप बहुत क्विकली सॉल्व कर पाओगे। नाउ वील ट्राई some examples of parajumble questions. केस वन क्या बोल रहा है देखो, यू फाइंड अ प्रोबेबल ओपनिंग स्टेटमेंट। मतलब एक ऐसा पैराजंबल जहां पे स्टार्टिंग ढूंढना इजी होगा, देन जहां पे लास्ट स्टेटमेंट ढूंढना इजी होगा, एंड देन देर मे बी अ टाइप जहां पे आपको लिंक्स बना के अपना ऑर्डर मिल जाएगा। अब कोई स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं होता है कि आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, या पहले स्टार्टिंग ही ढूंढनी है कि लास्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना है। ऑप्शंस की हेल्प आप लो, बिकॉज ऑप्शंस गिवन रहेंगे यहाँ पे। बट उसके अलावा इट इज योर ओन माइंडसेट, हाउ डू यू अप्लाई योर लॉजिक टू द पैराग्राफ। आपको पेयर जल्दी मिल जाता है कोई दो स्टेटमेंट का, या आपको एंडिंग पहले समझ में आ जाती है, या स्टार्टिंग पहले समझ में आ जाती है। आप ग्रामर के थ्रू कनेक्ट कर लेते हो, या कीवर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हो। सो दैट इज हर स्टूडेंट का अपना इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस कि आप कैसे अप्लाई करते हो अपना लॉजिक। कोई ऐसा बहुत रिस्ट्रिक्टेड या फिक्स्ड अप्रोच नहीं रहेगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, वो हम सब बात करेंगे। बट आप पहले कैसे अप्लाई करते हो, आपका माइंड क्या तरह से उसको सॉल्व करता है, दैट इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, एंड इट इज एब्सोल्युटली ऑटोनॉमस कि आपको उसमें कुछ रिजिड अप्रोच नहीं रखना है कि पहले मैं ग्रामर से ही कनेक्ट करूंगा या पहले मैं स्टार्टिंग स्टेटमेंट ही ढूंढूंगा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जैसे आपसे क्लिक हो कि हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है, दैट इज हाउ यू सॉल्व इट। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको फोर स्टेटमेंट्स गिवन है, ए बी सी एंड डी। दे आर इन अ रैंडम ऑर्डर और इन अ जम्बल्ड ऑर्डर। इसको वापस से सही ऑर्डर में लेके आना है, और नीचे आपको हमने चार ऑप्शंस भी दिए हैं। सो यू हैव ए सी डी बी, बी ए सी डी, सी ए डी बी, एंड द लास्ट इज बी सी डी ए। कुछ कुछ चीजों को मार्क भी किया है वहां पे, यू कैन सी कुछ चीजें अंडरलाइन कर रखी हैं। वो इसलिए किया है बिकॉज
या तो नाउन्स एंड प्रोनाउंस है या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे आप कनेक्ट कर सकते हो. सो दैट इज जस्ट टू हाईलाइट सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द पैराग्राफ. एक बार प्लीज सब लोग इसको रीड करके देखो. ऑल्सो ट्राई टू मेक योर ऑर्डर ऑफ द पैराजम्बल एंड यू कैन शेयर योर ऑप्शंस इन द चैट. All right, so I think the answer shared, सेकेंड ऑप्शन लिया है बहुत सारे लोगों ने आंसर. दैट इज BACD. सो इफ आई लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे दिस के साथ शुरू हो रहा है. दिस इज अ प्रोनाउन, राइट? कई बार ऐसा होता है कि प्रोनाउन के साथ भी पैराग्राफ शुरू होता है, बट इन जनरल हम प्रोनाउन से स्टार्ट तो नहीं करना चाहेंगे ना. कोई चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो नाउन के साथ शुरू करना चाहेंगे, प्रॉपर नाउन के साथ. ए वाला दिस से शुरू हो रहा है, सी वाला जो है वो बट से स्टार्ट हो रहा है. ये हम कोई चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं, कोई चीज को अपोज करने के लिए यूज करते हैं. पैरा को इससे स्टार्ट करना थोड़ा सा वियर्ड साउंड करता है. एंड अगर मैं लास्ट स्टेटमेंट चेक करती हूँ तो यहाँ पे भी देखो, एक तो आप सीधा टुडे की बात कर रहे हो. सेकेंडली, वर्क इज ऑन हेयर. हेयर मीन्स वेयर. तो ये भी प्रोनाउन है. ये किसको रेफर कर रहा है पता नहीं है. एंड ये द मेजेस्टिक बीस्ट मतलब कौन सा एनिमल है. तो ये भी मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं लग रहा है कि इससे पैरा शुरू होना चाहिए. सो मेरे पास जो बेस्ट पॉसिबल स्टार्टिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है, दैट इज एंड दो ऑप्शन देखो इससे शुरू भी हो रहे हैं, एज वी कैन ऑलरेडी सी. दैट इज योर सेकेंड वाला स्टेटमेंट. सो यहाँ पे प्रॉपर नाउन मिल गया, सेंचुरी का नाम आ गया, लेट मार्च इन खावा सेंचुरी. सो बी से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है. इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, द वर्ल्ड इज ऑल सनशाइन एंड ऑल दैट. अब ये बी और ए की बात कर रहा है, यहाँ पे बी और सी का पेयर है. तो बस यही दो चेक कर लेते हैं कि ए या सी कौन सा पहले आना चाहिए. सी बोल रहा है बट इन द अर्ली 1900s एलिफेंट्स वैनिश्ड फ्रॉम दिस. दिस मतलब खावा सेंचुरी हो सकता है, वो तो बिल्कुल ठीक है.
और ए बोल रहा है दिस इज प्राइम एलिफेंट कंट्री। तो ये मेनली एलिफेंट का सेंचुरी है। एंड अगेन प्रोनाउन आ रहा है। पहले बताएंगे कि वो कौन से एनिमल का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बाद कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे कि वहां से एलिफेंट्स वैनिश होना स्टार्ट हो गए थे। पहले बोलना कि वैनिश हो गए, फिर बताना कि ये एलिफेंट का सेंचुरी है, तो ये थोड़ा सा केओटिक या लॉजिकल साउंड नहीं करेगा। सो बी के बाद ए आना चाहिए नेचुरली, कि ये खावा सेंचुरी जो है ये एलिफेंट का सेंचुरी है। दिस मतलब यहीं की बात हो रही है। एंड देन वी विल टेक द आइडिया टू पास्ट, कि एलिफेंट्स यहां से वैनिश होना स्टार्ट हो गए थे। जो चीज वैनिश होती है, एक्सटिंक्ट होती है, उसी का कंजर्वेशन किया जाता है। सो ये तभी सेंस बनाएगा। एंड हेयर मतलब खावा सेंचुरी ही है। और मेजेस्टिक बीस्ट कौन है? एलिफेंट है। सो BACD इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी को भी अगर डाउट हो या कोई और ऑर्डर आप डिस्कस करना चाहते हो तो प्लीज पूछ लेना। कई बार ऐसा होता है कि वी आर नॉट क्लियर कि हमारा ऑर्डर क्यों गलत है, या हमारे ऑर्डर में रीजनिंग में कहाँ गड़बड़ हुई है। तो वो भी बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि वाई नॉट द अदर ऑप्शन, सो प्लीज डू आस्क योर डाउट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें ऊपर लिखा हुआ है दैट यू फाइंड अ प्रोबेबल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। वो इसलिए बोला है बिकॉज ऑप्शंस को स्कैन करो, सारे ऑप्शंस एक ही स्टेटमेंट पे एंड हो रहे हैं। दैट इज द सेकेंड वाला स्टेटमेंट। तो आपको लास्ट स्टेटमेंट तो ऑलरेडी मिल चुका है इसमें, ऑप्शंस की हेल्प से।
All right. So for this question, if I look at the answer shared by most of you, ओके थोड़े से आई थिंक डिफरेंट आंसर्स हैं, B, C, D, D। ओके बी, आई थिंक मेजोरिटी ने लास्ट ऑप्शन को पिक किया है, बट वी ऑल्सो हैव द सेकेंड एंड द थर्ड ऑप्शन। एंडिंग किस पे होने वाला है दैट इज ऑलरेडी फिक्स्ड, राइट? यू नो कि सेकेंड स्टेटमेंट पे एंड करेगा। वहां से भी आप थोड़ा सा हिंट ड्रॉ कर सकते थे, क्योंकि जो लास्ट स्टेटमेंट है वो बट के साथ शुरू हो रहा है, देखो। बट फ्लायर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द फियर्स कंपटीशन। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बेनिफिट की बात कर रहा है और कंपटीशन की बात कर रहा है। सो बहुत कंपटीशन है लेकिन उससे बेनिफिट हुआ है। और किसका बेनिफिट हो रहा है? पैसेंजर्स का, फ्लायर्स का, एयर पैसेंजर्स का। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ज्यादा एयरलाइंस होंगी तो, और अगर बहुत फियर्स कंपटीशन होगा तो एयर फेयर्स का प्राइस कम होगा। इससे पहले एक ऐसा स्टेटमेंट आना चाहिए जो अगेन कंपटीशन को बता रहा हो एंड कितना फियर्स कट थ्रोट कंपटीशन है, कुछ उसको डिस्क्राइब कर रहा हो। तभी अपन फिर उसके बाद बी को लगाएंगे कि फ्लायर्स को इस फियर्स कंपटीशन से लेकिन बेनिफिट हो रहा है। सो वो जो कंपटीशन वाली बात है कि बहुत ज्यादा फियर्स कंपटीशन है, वो आपको डी में मिलेगी। ये देखो, ओनली 20 ऑफ द 80 एयरलाइन स्टार्टेड हैव सर्वाइव्ड। उसका रीजन क्या है? बहुत ज्यादा कॉस्ट, डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग लैंडिंग स्लॉट्स। तो मतलब 80 एयरलाइन स्टार्ट हुई थी सिंस 1993, बट सिर्फ 20 ही सस्टेन कर पाई हैं, सरवाइव कर पाई हैं। इट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट जो कंपटीशन कितना कट थ्रोट है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसको सीधा अटैक फिर ये करेगा, बट फ्लायर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस फियर्स कंपटीशन। तो एयरलाइन तो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही है, लेकिन इससे पैसेंजर्स को तो फायदा हो रहा है बिकॉज उनको प्राइसेस लो करने पड़ते हैं, विच इज अ गुड थिंग फॉर द कंज्यूमर। तो डी और बी का बहुत क्रूशियल पेयर यहां पे बनेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जिसपे आप ध्यान दे सकते थे। लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट, ए वाला। मोस्ट आर स्मॉल एंड मेनी हैव हैड अ बम्पी राइड। हमने प्रोनाउंस यूज किए, देखो, मोस्ट आर स्मॉल एंड मेनी हैव हैड अ बम्पी राइड। ये किसके राइड की बात हो रही है? और ये कौन है जिसका साइज स्मॉल है? आप ट्रेन राइड की बात कर रहे हो, कार राइड की बात कर रहे हो, बस राइड की बात कर रहे हो, कि प्लेन राइड की बात कर रहे हो? तो इसका कुछ भी क्लैरिटी हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से तो नहीं मिल रहा। प्रोनाउंस को यूज किया है तो मतलब इसके पहले कोई नाउन आना चाहिए था जो ये बताए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, किसके साइज की बात कर रहे हैं, किसके राइड की बात कर रहे हैं। सो ये अंडरस्टैंड करो कि आप एयरलाइन में राइड नहीं करते हो। एयरलाइन तो कंपनी होती है, जैसे इंडिगो एयरलाइन एक कंपनी है, आप उसके प्लेन में राइड करते हो। तो यहां पे प्लेन्स का रेफरेंस था। या फिर जैसे मुझे ये दिख रहा है दैट, ये रहा देखो, जेट्स। तो जेट्स बोलो चाहे प्लेन्स बोलो, इट डजेंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। सो ये सी और ए का पेयर बनेगा। दैट, यूरोप की हम बात कर रहे हैं तो कॉन्टिनेंट कौन सा है वो बता दिया। वहां पे कुछ फेमिलियर एयरलाइंस हैं, जैसे ब्रिटिश एयरवेज का आपने नाम सुना है, लुफ्थांसा का नाम सुना है। बट थोड़े से लेसर नोन एयरलाइंस भी हैं, लाइक इजी जेट, डेबोनेर एंड सो ऑन। नाउ इनके जो प्लेन्स हैं दे आर स्मॉल इन साइज, और उनका राइड भी बहुत टर्ब्यूलेंट रहता है, बम्पी राइड रहता है, मतलब अनस्टेबल है, शेकी है। नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग दैट 1993 से ये सब जब शुरू हुआ तो उसमें से इतनी सारी एयरलाइन स्टार्ट हुई, लेकिन सिर्फ 20 ही सरवाइव कर पाई बिकॉज बहुत टफ कंपटीशन है। बट इस कंपटीशन से फ्लायर्स को तो बेनिफिट हुआ है। सो वी आर स्टार्टिंग विथ सी, ए, डी एंड बी, दिस पेयर। सो बी इज द राइट आंसर। सो फोर्थ नहीं रहेगा आंसर, इट हैज टू बी द सेकेंड ऑप्शन।
यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बता देती हूँ। ए और बी को कैसे कनेक्ट करोगे? ए वाला कंपटीशन की कोई बात नहीं कर रहा, वो तो उनका साइज बता रहा है एंड ऑल दैट। तो ये ए और बी कैसे कनेक्ट होंगे? ये फियर्स कंपटीशन को कैसे डिफाइन करोगे? ये बट को जस्टिफाई कैसे करोगे? प्लस इफ यू टॉक अबाउट डीएनए, तो ये भी लिंक नहीं करेगा। ये एयरलाइंस की बात कर रहा है, और ये जो स्मॉल साइज है ये प्लेन के साइज की बात हो रही है, नॉट कंपनी का साइज। राइट, तो आप प्लेन का ही करोगे ना, कंपनी का तो नहीं करोगे। सो ये ऑर्डर बहुत तरह से फिर रॉन्ग हो जाएगा, सेंस नहीं बना पाएगा, कनेक्ट नहीं कर पाओगे सेंटेंसेस को। सो सेकंड इज द राइट आंसर। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज डिस्कस करना। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो व्हेन वी सी द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन सी को आंसर लिया है, ACBD। सो एक बार इसी ऑर्डर को पहले चेक करते हैं, बिकॉज आई थिंक मेजोरिटी ने यही ऑप्शन शेयर किया है। सो ए से शुरू किया, दैट पीपल कैन गेट इन्फेक्टेड, ओके, बाय हैंडलिंग रेप्टाइल्स एंड देन टचिंग एंड ऑल दैट। सो ठीक है, ए से भी स्टार्ट हो सकता है। फिर आपने सी बताया कि रेप्टाइल्स की वजह से इतने सारे साल्मनला इन्फेक्शन हुए थे। चलो ये भी आ सकता है, बिकॉज आपने ए में इन्फेक्शन की बात करी तो आपने सी में उसका नंबर बताया। फिर आपने बी डाला, दैट एट फर्स्ट दे लुक लाइक द परफेक्ट पेट, एग्जॉटिक, क्वाइट एंड टाइडी। ये कैसे आ जाएगा? अभी तो इन्फेक्शन की बात कर रहे थे कि उससे आप खुद को इन्फेक्ट कर सकते हो, और 6,700 इन्फेक्शन हुए भी हैं। और फिर एकदम तारीफ करने पे आ गए कि वो तो परफेक्ट पेट है। तो ये तो बड़ा मतलब, जो इंसान इस पैराग्राफ को पढ़ेगा जो आप बना रहे हो, तो वो तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा कि ये ऑथर ने क्या किया है ये। और फिर डी में बोल रहे हो कि साल्मनला बैक्टीरिया होता है, दे हार्बर अ साल्मनला बैक्टीरिया। मतलब पहले उनका नंबर बता दिया इन्फेक्शन का, फिर बता रहे हो कि साल्मनला बैक्टीरिया होता क्या है। तो ये भी थोड़ा सा वेयर्ड ही लग रहा है कि मतलब स्टैटिस्टिक्स तो दे दिया पहले ही, और फिर बता रहे हो कि मतलब इट्स लाइक सेइंग कि आपने बोला इंडिया में 1 लाख कोविड केसेस थे, और फिर पैरा के एंड में आप बता रहे हो कि कोविड होता क्या है। तो ये तो थोड़ा सा मतलब किसी भी तरह से कोहेरेंट या यूनिफॉर्म तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। एंड सी एंड बी का पेयर भी बहुत वियर्ड लग रहा है, बिकॉज अभी तो इन्फेक्शंस की कहानी बोल रहे हो, फिर उनको परफेक्ट पेट बोल रहे हो। तो इसका मतलब सी आंसर नहीं होना चाहिए, सी कैन नॉट मेक अ राइट पैराग्राफ। अगर मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है और उसमें तीन तीन वो जो दिख रहे हैं वो बी से शुरू हो रहे थे, और एक ही सी से स्टार्ट हो रहा था, एक ही मतलब ऑप्शन ए से शुरू हो रहा था, तो इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं होगा कि आपने सीधे ACBD को आंसर बना दिया। सेकेंडली, आप किसी भी पैराग्राफ में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, कहीं भी अगर ऑब्जर्व करोगे, और इवन इफ यू आर राइटिंग एन आर्टिकल और एन एसे ऑल्सो, आप रैंडमली किसी भी पैराग्राफ का टोन ऐसे चेंज नहीं कर सकते कि एक स्टेटमेंट तो डाल दिया पॉजिटिव, फिर अपने मन से नेक्स्ट स्टेटमेंट को नेगेटिव कर दिया, ऐसे नहीं होता है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव करना है तो आपको कोई ऐसा वर्ड ऐड करना पड़ेगा, जैसे हाउएवर हो गया, बट हो गया, डिस्पाइट हो गया, ऑल्दो हो गया। तो ये सारे अपन कॉन्ट्रडिक्शन वाले वर्ड्स ऐड करते हैं, तभी अपन कोई चीज का टोन ऑपोजिट कर पाते हैं। ऐसे अपने मन से नहीं कि एक स्टेटमेंट में अपन ने बोला कि इन्फेक्शन हो रहा है, फिर उनको परफेक्ट बोल दिया। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब डिसऑर्डर्ड पैराग्राफ बन जाएगा। तो सी आंसर तो नहीं होना चाहिए। नाउ आई वॉन्ट एवरीवन टू रीथिंक ऑन दिस क्वेश्चन, और मुझे बताओ कि A, B एंड D में से कौन सा आंसर होगा फिर। सी तो नहीं है, दैट इज ऑलरेडी क्लियर नाउ। तो स्टार्टिंग बी से होने वाले ए भी आपको समझ में आ गया है। अब A, B या D में से क्या ऑर्डर बनेगा वो बताओ फटाफट। सो यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा जो आपके लिए कनेक्शन का काम करता है या पेयर में बनाने में हेल्प करता, लुक एट द लास्ट स्टेटमेंट, वो बट के साथ ही स्टार्ट हो रहा था, बट। तो अगर टोन को चेंज करना है या कोई चीज को अटैक करना था, सो दिस वाज द बिगेस्ट इंडिकेटर दैट यू हैड।
प्लस कीवर्ड्स को पिक कर सकते थे, ये रहा साल्मोनेला बैक्टीरिया, ये रहा साल्मोनेला इन्फेक्शंस, और उनका नंबर बताया है यहाँ पे। ए वाले स्टेटमेंट का टोन नेगेटिव है, इसका टोन भी नेगेटिव है, डी वाले का भी नेगेटिव है, सिर्फ यही पॉजिटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव में जाने में आपकी हेल्प ये बट वाला वर्ड कर देता। ये बहुत बड़ा हिंट था एट फर्स्ट। सो ये क्वेश्चन क्यों दिया था, जस्ट टू गिव यू दैट एग्जाम्पल कि कई बार पहले स्टेटमेंट में प्रोनाउंस भी आ जाते हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पे दे आ रहा था, तो ये थोड़ा सा आपके लिए अनयूजुअल था कि इससे स्टार्टिंग कैसे हो सकता है। बट कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि पहले हम किसी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं और फिर उसका नाम बताते हैं। समथिंग लाइक व्हेन आई से इट इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड द लैंड इज नोन एज इंडिया। तो पहले मैंने बोला कि इट इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मैंने इट वर्ड को यूज कर लिया विच इज अ प्रोनाउन। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने बताया कि उसका नाम इंडिया है, इट का मतलब क्या था, इंडिया था। तो वही उसने किया, बट उसने आपको एक बहुत बड़ा हिंट दिया, उसने एट फर्स्ट लगाया। तो पहले बार देखने पे, पहले बार ग्लिम्स पे ये बिल्कुल परफेक्ट पेट लगते हैं, दे आर एग्जॉटिक, क्वाइट एंड टाइडी ऑल्सो। बट बट मिलते ही टोन पॉजिटिव से नेगेटिव पे अपने आप चला जाएगा। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दैट दे हैव अ बैक्टीरिया विच कैन मेक पीपल सिक। अब उसके बाद ये बिल्कुल सिंपल क्लियर कट कनेक्ट हो जाएगा, और ये कैसे स्प्रेड करता है वो हमने ए में बता दिया। सो बी, डी, सी एंड ए बिकम्स आर फाइनल आंसर। सो कभी कभी इस तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर इसमें ऑप्शंस ना हो तो ये एक्चुअली काफी चैलेंजिंग हो जाएगा। मान लो अगर ये चारों ऑप्शंस भी ना दिए हो, सो देन इट विल रिक्वायर इवन मोर एफर्ट एंड बिकम्स मोर चैलेंजिंग फॉर अस। नाउ कैसे हम स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज समथिंग दैट यू आर ऑलरेडी ऑब्जर्विंग। प्रोनाउंस को हम नाउन से कनेक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन वाले वर्ड्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कहाँ पे बट आ रहा है या हाउएवर आ रहा है, ऐसा कोई भी वर्ड आ रहा है तो ये लॉजिक बेस्ड कनेक्शन हो गया। नाउन्स एंड प्रोनाउंस को कनेक्ट कर रहे हैं तो ग्रामर बेस्ड कनेक्शन हो गया। अगर मुझे दिख रहा है कि साल्मोनेला बैक्टीरिया दो स्टेटमेंट्स में आ रहा है तो आप कीवर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मतलब एक सिंगल पैराजंबल में हम बहुत सारे चीजों का अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। कई बार ग्रामर बहुत हेल्प कर देता है, कई बार कीवर्ड्स हमारा हेल्प करेंगे, कई बार कॉन्ट्रडिक्शन के इंडिकेटर्स हमारा हेल्प करेंगे। सो यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन टू ऑल द पॉसिबिलिटीज। नाउ ये कुछ सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ हिंट्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फर्स्ट हिंट, इट टॉक्स अबाउट chronological sequence और a process sequence। क्रॉन जो रूट है उसका मतलब टाइम होता है, सिंक्रोनाइज वर्ड इसी रूट से आता है। आप लोगों के जो वॉचेस होते हैं उसमें लिखा होता है क्रोनोग्राफ, क्रोनोमीटर। तो क्रॉन एज ए रूट का मतलब टाइम ही होता है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब क्या है, कोई चीज को टाइम के सीक्वेंस में अरेंज करना। मतलब इन जनरल किसी भी पैराग्राफ में सबसे पहले हम पास्ट की बात करते हैं, फिर प्रेजेंट आता है, और फिर फ्यूचर आता है। ये बहुत हेल्प करता है किसी भी ऐसे क्वेश्चन में जहां पे डिफरेंट ईयर्स मेंशन किए गए हों। लाइक कैट में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जहां पे अपन डिफरेंट टाइमलाइंस की बात कर रहे हैं। मान लो कहीं पे 2010 की बात हो रही है, कहीं पे 1947 की बात हो रही है, कहीं पे 1857 की बात हो रही है। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, आप सीधे डिसाइड कर सकते हो कि भाई सबसे पुराना सबसे पहले आएगा तो 1857 आएगा, तभी 1947 आएगा, और उसके बाद ही 2010 आएगा। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
इसीलिए हम कोई भी स्टोरी को वंस अपॉन अ टाइम से शुरू करते हैं। तो इसी को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कहा जाता है या ऑर्डर ऑफ टाइम कहा जाता है। देन सेकंड हिंट क्या कह रहा है, आइडिया टू एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा कि हम पहले साल्मोनेला बैक्टीरिया क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे, तभी फिर हम उसका नंबर बताएंगे, उसका स्टैटिस्टिक्स या उसका एग्जाम्पल देंगे। तो जनरली हम पहले कोई भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, तभी उसका सपोर्टिंग एग्जाम्पल आता है। तो वी डोंट गो फ्रॉम एग्जाम्पल टू आइडिया, वी गो फ्रॉम आइडिया टू एग्जाम्पल। देन लुक एट द थर्ड हिंट, जनरल टू स्पेसिफिक डिटेल्स की बात हो रही है। तो पहले जनरल आइडिया की बात होती है, फिर स्पेसिफिक आइडिया की बात होती है। जैसे अगर एक सेंटेंस ह्यूमंस की बात कर रहा है और एक सेंटेंस मैमल्स की बात कर रहा है, तो पहले हम मैमल्स की बात करेंगे, फिर हम ह्यूमंस की बात करेंगे। विल गो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मैमल्स बहुत तरह के हो सकते हैं, तो पहले जनरल आइडिया एंड देन टू अ स्पेसिफिक आइडिया। ट्रांजिशन वर्ड्स बहुत क्रूशियल हैं। ट्रांजिशन का मतलब चेंज ऑफ आइडिया होता है, टोन का चेंज होना होता है। तो जितने भी ये कॉन्ट्रडिक्शन वाले वर्ड्स हैं, डिस्पाइट, इंस्पाइट, ऑल्दो, नेवरदलेस, अनटिल, बट, हाउएवर, इन सब पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई बार सपोर्टिंग वाले वर्ड्स भी होते हैं, जैसे मोरोवर लिखा होता है, एडिशनली लिखा होता है, फर्दर मोर लिखा होता है। तो मतलब ऑथर उसी चीज पे, उसी टोन पे और कंटिन्यू करना चाहता है। तो ये सारे वर्ड्स पे आपको बहुत ध्यान देना है। प्लस कीवर्ड्स को हमेशा कनेक्ट करो। किसी पर्सन का नेम रिपीट हो रहा है, कोई प्लेस का नेम रिपीट हो रहा है, कोई साइंटिफिक टर्म कहीं पे रिपीट हो रहा है, तो उन सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करके देखो। राइट। तो ये थोड़े से मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ कॉमन पार्ट हैं ऑफ अ पैराग्राफ जो आपकी हेल्प कर सकते हैं व्हाइल यू आर डिसाइडिंग द राइट ऑर्डर। ग्रामर भी बहुत हेल्प करता है। वी आर ऑलरेडी ऑब्जर्विंग दिस, नाउन्स एंड प्रोनाउंस का कनेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पे दे आ रहा है, देम आ रहा है, दिस आ रहा है, ही शी आ रहा है, इट आ रहा है, तो वो कौन से नाउन को रेफर कर रहा है, दैट इज समथिंग दैट यू कैन लुक फॉर। आर्टिकल्स का लिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल मतलब जो हमारे डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो जैसे अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, तो हमेशा पहले इनडेफिनेट आर्टिकल आता है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन एलिफेंट, द एलिफेंट नहीं बोलेंगे। तो कहीं पे अगर एन लिखा हुआ है, तो वो पहले आना चाहिए, द वाला बाद में आना चाहिए। इनडेफिनेट आर्टिकल पहले आता है, डेफिनेट आर्टिकल बाद में आता है। ये भी कुछ क्वेश्चंस में आपकी हेल्प कर सकता है। कंजंक्शंस पे ध्यान दो, कहाँ पे नाइदर है तो फिर नॉर आएगा, आइदर के साथ और आएगा, ऑन वन हैंड के साथ ऑन द अदर हैंड आएगा। तो इस तरह से ग्रामर भी काफी सारे क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करता है। स्पेशली जो आपके स्पीड ओरिएंटेड एग्जाम्स हैं जिसपे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एन मैट हो गया, सी मैट हो गया, वहां पे तो ग्रामर से काफी आपको हेल्प होगा सॉल्विंग में। वहां बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत डेंस कंटेंट नहीं आएगा। तो ग्रामर बहुत हेल्प करेगा टू क्विकली सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ एक डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देखो। यहाँ पे टाइप थोड़ा चेंज किया है, फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट को फिक्स कर दिया है। सो जो पहला स्टेटमेंट है, देर आर मेनी ऑब्स्टिकल्स वाला, एंड जो लास्ट स्टेटमेंट है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इसको आपको चेंज नहीं करना है। मिडिल ऑर्डर डिसाइड करना है PQRS का। जो जो ऑप्शंस को कट किया है उसको इग्नोर कर दो, आपको चारों ऑप्शंस को कंसिडर करना है। तो वो जो एक कट आ गया है उसको प्लीज, टाइपो एरर है वो, सो A B C एंड D आप चारों कंसिडर करो
and then let me know your right answers.
ऑल राइट, सो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट ऑलरेडी फिक्स था एज वी नो। लास्ट वाला जो स्टेटमेंट ऑलरेडी फिक्स कर रखा है वो बट के साथ शुरू हो रहा है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू प्रोग्रेस। अब कहाँ से प्रोग्रेस करना है देखो, फ्रॉम इग्नोरेंस टू अंडरस्टैंडिंग एंड देन टू सैल्वेशन। कुछ कुछ कीवर्ड्स बहुत रिपीट हो रहे थे, जैसे यहाँ पे इग्नोरेंस आ रहा था, यहाँ पे भी इग्नोरेंस था, एंड आई कैन सी कि पैरा खत्म भी इग्नोरेंस पे हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो लास्ट स्टेटमेंट जो ऑलरेडी फिक्स है, इसके पहले इग्नोरेंस की बात तो होगी, तभी ये स्टेटमेंट आ सकता है। देन एक और बहुत बड़ा हिंट था, देखो ये रहा, ये जो वर्ड है दिस माया, प्रोनाउन लगा हुआ है उसके आगे। तो इसका डिस्कशन पहले कहीं ना कहीं हुआ होगा, विच आई कैन सी हेयर। तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा, एक पेयर बन जाएगा, दैट इल्यूजन और माया इज वन चीफ लॉ ऑफ ह्यूमन माइंड। दिस माया इज द कॉज ऑफ आर इग्नोरेंस। तो यहां मुझे इग्नोरेंस का भी इंट्रोडक्शन मिल गया। नाउ अब ये लगा सकती हूँ प्रोनाउन के साथ, इट इज इग्नोरेंस दैट बाइंड्स द सेल्फ, ये हो गया कनेक्ट। एंड लास्टली यहां से फिर इग्नोरेंस कनेक्ट हो जाए। तो इसका मतलब ये जो SQR है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट बनेगा। एस आएगा तभी क्यू आ सकता है, क्यू आएगा तभी आर आएगा। तो SQ और आर का ट्रिपलेट बनेगा। अब इंटरेस्टिंग बात है कि इन दोनों ऑर्डर में आपको ये मिल रहा है। तो हम P को कहाँ पे प्लेस करें, वो एक सोचने वाली बात है कि फिर P कहाँ पे आना चाहिए। PSQR होना चाहिए कि SQRP होना चाहिए। तो लास्ट स्टेटमेंट से हेल्प ले सकते हो। लास्ट स्टेटमेंट इग्नोरेंस की बात कर रहा था, आर में भी इग्नोरेंस की बात हो रही थी, लेकिन पी में तो इग्नोरेंस का कोई कनेक्शन नहीं है। वो तो कोई रेमेडी की बात कर रहा है, कोई चीज की। तो इसलिए पी पे अपन इसको अगर एंड करेंगे तो पी ये लास्ट पार्ट से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। सो इट हैज टू बी PSQR। ऑब्स्टेकल्स की बात करी थी, ऑब्स्टेकल्स का सोल्यूशन क्या है, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ ट्रू गुरु इज द रेमेडी, एंड देन द पैरा प्रोसीड्स। सो सी इज द राइट आंसर, PSQ and R। अगर कोई और ऑर्डर भी डिस्कस करना है, और इफ एनीबडी हैज एनी कंफ्यूजन्स, तो प्लीज डू आस्क योर डाउट्स। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लुक एट द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेटमेंट। दोनों में आपको सेम टर्म दिख रहा है, द हनुमान, एंड लास्ट में क्या लिखा हुआ है, द हनुमान 800। तो अब ये हनुमान किस चीज को रेफर कर रहा है, किस चीज का नाम है, वो आपको सोचना है। ए और बी दोनों बट के साथ शुरू हो रहे हैं, तो कोई चीज को कॉन्ट्रास्ट करेंगे, बट किसको कॉन्ट्रास्ट करेंगे। डी वाला वन कार से शुरू हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा हिंट होता है, देखो प्रोनाउंस का, यहाँ पे वन कार आ रहा है और यहाँ पे भी वन कार आ रहा है। वन कार चेंज्ड ऑल दैट, ये ऑल दैट का मतलब क्या है, ये भी सोचना पड़ेगा। सो अच्छा क्वेश्चन है, बना डिसाइड करके देखो ऑर्डर, यू हैव 4 ऑप्शंस फॉर इट।
ना सी इस क्वेश्चन में जो भी हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे वो बहुत सारे अप्लाई हो जाएंगे। लाइक आई टोल्ड यू दैट कॉन्ट्रडिक्शन के वर्ड्स पे ध्यान दो, तो एक वो लॉजिक था। अब वन कार चेंज्ड, ये सीधे बट से तो शुरू नहीं करेंगे। द हनुमान हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियसली ये हनुमान किस चीज को रेफर कर रहा है, पैरा किसके बारे में है, वो बताना पड़ेगा। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई टोल्ड यू कि आप जनरल आइडिया से स्पेसिफिक आइडिया पे जाते हो। ये जो डी वाला है ये सीधे वन कार की बात कर रहा है, जबकि यहां देखो स्टर्डी कार्स, स्पेसियस कार्स, विंटेज कार्स। तो पहले हम एक जनरल बहुत सारे कार्स की बात करेंगे, तभी पैरा कहीं जाके एक स्पेसिफिक कार के आइडिया पे मूव कर सकता है। सो हमारे कंट्री में बहुत तरह के कार्स थे, विंटेज थे, स्पेसियस थे, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट स्टर्डी भी थे। बट ऐसा कोई कार नहीं था जो ये सारे काम कर पाए जो बी में हम बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन किक अप डस्ट ऑन रेस ट्रैक्स। इट वॉज ऑल्सो वेरी स्टाइलिश लाइक फॉरेन मॉडल्स, स्लीक फॉरेन कार्स, बट जिसपे आपको बहुत मेंटेनेंस भी ना करना पड़े। बट एक कार ने उस सब को चेंज कर दिया। सो व्हाट इज दैट वन कार? दैट ये ऑल दैट का मतलब क्या है जो यहां पे आ रहा था? एंड दैट वन कार गेव विंग्स टू एवरी मैन्स ड्रीम ऑफ फ्रीडम। दैट वन कार इज द हनुमान 800। सो सी से शुरू हुआ, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा एंड फिर डी आएगा। सो सी बी ए डी इज द राइट आंसर। तो सी से शुरू हुआ, फिर बी, फिर ए एंड फिर डी। तो ये भी क्वेश्चन टाइप कुछ बार कई बार एग्जाम्स में आता है जहां पे फर्स्ट एंड लास्ट को हम ऑलरेडी फिक्स कर देते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे भी एज यू कैन सी फर्स्ट एंड लास्ट को फिक्स कर दिया है। तो एनीथिंग दैट यू डू दैट गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, ये फिक्स है। एंड डू नॉट पुश टू हार्ड, दैट लास्ट स्टेटमेंट वो भी फिक्स है। आपको मिडिल ऑर्डर डिसाइड करना है।
ऑल राइट, सो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें, ऑब्वियसली इफ यू लुक एट द लास्ट स्टेटमेंट, बट डू नॉट पुश टू हार्ड एंड यू हैव टू सी वार्निंग सिग्नल्स फ्रॉम योर बॉडी, तो इसका मतलब ऑब्वियसली we would say that exercise करना is good, right? But then don't overdo it. That is also very important. So अब यहाँ पे जैसे प्रोनाउन था, if you combine it with enjoyment, then so much the better. तो it का मतलब क्या हो सकता है? So obviously it is about working out. So ये जो था that by all means work up a good sweat, and if you can combine it with enjoyment, then so much the better. अब यहां देखो, नेवर चूज एन एक्टिविटी जस्ट बिकॉज इट इज गुड फॉर यू। ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, वो बोल रहा है नेवर चूज एन एक्टिविटी जस्ट बिकॉज इट इज गुड फॉर यू। आइडियली हमें क्या बोलना चाहिए? चूज एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज गुड फॉर यू। बट ये नेवर चूज बोल रहा है, तो ऐसा क्यों बोल रहा होगा? उसका रीजन आपको एस में मिल जाएगा, यू विल सून गेट बोर्ड ऑफ इट। एंड देन ये देखो, बाय, so he's saying that by all means I'm saying that you should exercise, there is no harm in it। लेकिन अगर आप सिर्फ बेनिफिट के लिए करोगे, उसमें कोई एंजॉयमेंट नहीं होगा, तो उसने बोला आप उससे बोर हो जाओगे। इसीलिए इफ यू कैन कंबाइन विथ इट विथ एंजॉयमेंट, देन सो मच द बेटर। इनफैक्ट नेवर चूज एन एक्टिविटी जस्ट बिकॉज इट इज गुड फॉर यू, यू विल सून गेट बोर्ड ऑफ इट। सो क्या होना चाहिए फाइनल ऑर्डर? इसमें पेयर बना के आपकी बहुत हेल्प हो जाती। पी एन एस का पेयर बनेगा, क्यू एन आर का पेयर बनेगा। सो वी हैव टू स्टार्ट द पैराग्राफ फ्रॉम क्यू आर पी एन एस। हमने यहाँ पे एक्सरसाइज की बात करी, ये रहा। सो वर्कअप अ गुड स्वेट, क्यू आ जाएगा। इफ यू कैन कंबाइन इट विथ एंजॉयमेंट, तो ये और बेटर होगा। एंड देन इन फैक्ट नेवर चूज एन एक्टिविटी, आपने एक एडवाइस ही दे दिया लास्ट में कि कोई भी चीज आप सिर्फ बेनिफिट के लिए मत करो, उसमें कुछ एंजॉयमेंट होना चाहिए, अदरवाइज आप उससे बोर हो जाओगे। सो क्यू आर पी एस विल बी आर फाइनल ऑर्डर। Now, before we end the class for the day, I would give you an actual CAT question to solve. और इसमें मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं देने वाली। ऑब्वियसली हम विदाउट ऑप्शंस का एक सेपरेट लेक्चर भी करेंगे, विल प्रैक्टिस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जहां पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बट जस्ट टू गिव यू वन ग्लिम्स फॉर द डे, वील हैव अ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जिसपे कि ऑप्शन नहीं रहेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व। फाइव स्टेटमेंट्स हैं, लॉजिकल ऑर्डर बनाना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपकी हेल्प करने के लिए। ग्रामर डेफिनेटली हेल्प करेगा, कीवर्ड्स पे ध्यान दे सकते हो, टाइमलाइंस पे ध्यान दे सकते हो, प्रोनाउंस को ऑब्जर्व करो, कॉन्ट्रडिक्शन की कोई वर्ड आ रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व करो। अगर मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करती, तो दिस वुड हैव डेफिनेटली कम टू माय अटेंशन, दिस वुड हैव कम टू माय अटेंशन, दिस वुड हैव कम टू माय अटेंशन। सो आप ट्राई करके देखो।